मायावती की सियासी जमीन पर बीजेपी का कब्जा, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक फहरेगा भगवा। बसपा की प्रयोगशाला में बना बीजेपी का फॉर्मूला। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो ही गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 5 मार्च को ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और सुनील शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। योगी कैबिनेट का हिस्सा बने मंत्रियों से 3 बसपा की सियासी प्रयोगशाला से निकले हुए नेता हैं, जिसके जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक मायावती के सियासी जमीन को कब्जाने का खास प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों को साधने के साथ साथ दलित, अति पिछड़े, ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है। तो आज बात करेंगे यूपी में बीजेपी के नए प्लान की, बात करेंगे बीजेपी की मायावती के जमीन पर फतह करने की रणनीति की, बात करेंगे मायावती के सामने खड़ी सियासी मुसीबत की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें सपा के साथ अपना नाता तोड़ने वाले दलों और नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। सपा से अपना रिश्ता खत्म करके सुबह सपा और आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया। ये दोनों ही दल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले बीजेपी ने इन्हें अपने साथ मिला लिया है। साथ ही उन्हें योगी सरकार में जिम्मेदारी भी सौंपी है। सुबह सपा से ओम प्रकाश राजभर तो आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा सपा को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को भी कैबिनेट का मंत्री बनाया गया है और सूबे में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले बीजेपी विधायक सुनील शर्मा को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती की सियासत पर बीजेपी की नजर। सीएम योगी के कैबिनेट विस्तार में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। सुनील शर्मा को छोड़कर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार एक समय में बसपा के साथ थे। ये चारों नेता कांशीराम की सियासी पाठशाला से निकले हुए नेता हैं, जिनमें राजभर और चौहान अति पिछड़ी जाति से हैं तो अनिल कुमार दलित समाज से आते हैं। तीनों नेताओं ने बसपा से अपना सियासी पारी का आगाज किया था और पार्टी के हार्डकोर नेता रहे। अनिल कुमार 2 बार बसपा के विधायक रहे तो दारा सिंह चौहान सांसद और विधायक के साथ साथ मायावती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इन नेताओं ने कुछ समय बाद बसपा के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। बसपा से अलग होकर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी अलग पार्टी बना ली और दलित, अति पिछड़ों की सियासत शुरू कर दी, जबकि दारा सिंह चौहान बसपा से बीजेपी में शामिल हो गए और अनिल कुमार ने बसपा छोड़कर आरएलडी का दामन थाम लिया। बताया जा रहा है कि बहुजन आंदोलन को करीब से समझने वाले तीनों नेताओं को बीजेपी ने मंत्री बनाकर मायावती की सियासी जमीन को हथियाने का बड़ा सियासी दांव चला है। इसकी वजह यह है कि बसपा बैकग्राउंड वाले तीनों नेताओं को अपने अपने समुदाय के बीच मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल से पश्चिम तक सिर्फ बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने योगी कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बनाने की रणनीति अपनाई है, ताकि लोकसभा चुनाव में सियासी लाभ उठाया जा सके। बसपा की प्रयोगशाला से निकले दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से आते हैं, जबकि अनिल कुमार पश्चिमी यूपी से हैं। ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल में राजभर समुदाय के बीच सियासी आधार है तो दारा सिंह चौहान की भी पूर्वांचल में नौनिया समुदाय के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। अनिल कुमार जाटो समुदाय से आते हैं, जो कि बसपा का कोर वोट बैंक है और मायावती भी इसी समुदाय से हैं। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने यूपी में दलित और अति पिछड़े समुदाय के बीच सियासी चेतना जगाने के साथ साथ उन्हें राजनीति के मुख्यधारा में लाने का काम किया था। राजभर और नोनिया समुदाय के लोग एक समय में बसपा के मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे। राजभर समाज का करीब 2% तो नोनिया समाज के 1.5% वोट है, जो कि पूर्वांचल के कई जिलों में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों नेताओं के विपक्षी खेमे में जाने का खामियाजा बीजेपी उठा चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी में उनकी घर वापसी कराकर योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, ताकि 2022 के जैसा नुकसान न झेलना पड़े। उधर पश्चिम में ब्राह्मण चेहरा सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल कर ब्राह्मणों को सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है।
सुनील शर्मा गाजियाबाद के साहिबाबाद से लगातार दूसरी बार सबसे अधिक वोटों से विधायक बने। पश्चिम यूपी में गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ में ब्राह्मण वोटर ठीक ठाक संख्या में हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने सुनील शर्मा को कैबिनेट में शामिल किया है, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले पश्चिम क्षेत्र से कोई ब्राह्मण मंत्री नहीं था। सुनील शर्मा की मंत्री पद की ताजपोशी होने के बाद बीजेपी की तरफ से भरपाई करने की कोशिश की गई है। सीएम योगी के कैबिनेट में क्या है खास? मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब योगी सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री, 22 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। सबको मिलाकर कुल योगी सरकार में 56 मंत्री हैं। हालांकि अभी योगी कैबिनेट में 4 मंत्री पद की जगह खाली है। योगी सरकार में अब सामान्य वर्ग से 22 मंत्री, पिछड़ी जाति से 23 मंत्री, दलित समुदाय से 4 मंत्री और 1 आदिवासी समुदाय से मंत्री हैं। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण 8, ठाकुर 7, वैश्य 3, भूमिहार 2, जबकि खत्री और कयास समाज से 1 मंत्री हैं। अगर पिछड़े वर्ग को देखा जाए तो कुर्मी 4, जाट 3, राजभर, निषाद और लोधी समुदाय से 2 मंत्री हैं। गुर्जर प्रजाति और सैनिक, कश्यप, पाल, मौर्य, यादव, साहू और नोनिया जाति से 1 मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के आगे मायावती की सियासत फीकी। एक समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा मजबूत थी, लेकिन 2012 के बाद से बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है। एक करके बसपा के नेता उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बसपा का वोट बैंक भी छिटकता जा रहा है। अगर देखा जाए तो यूपी में बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत होने की वजह बीएसपी का वोट बैंक भी है। दलित समुदाय का गैर जाटो दलित पूरी तरह बीजेपी में शिफ्ट हो गया है और अब मायावती के साथ उनका अपना सजातीय वोट यानी जाटो समुदाय ही रह गया है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ 65% ही जाटो रह गया है, जबकि 30% जाटो वोट बीजेपी को मिला था और 4% सपा के हिस्से में आया था। बीजेपी अब जाटो वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी है, जिसके चलते ही योगी कैबिनेट में दलित समुदाय में सबसे ज्यादा जगह जाटो समुदाय के नेताओं को मिली है। योगी सरकार में 4 जाटो समाज के मंत्री हैं। इसके अलावा गैर जाटो दलित समुदाय के मंत्रियों में 1 कोरी, 1 खटीक, 1 पासी, 1 धोबी और 1 वाल्मीकि समाज से मंत्री हैं। बीजेपी इस तरह से सूबे के सभी 22% दलित वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। ऐसे में बसपा की प्रयोगशाला से निकले हुए नेताओं को बीजेपी अपने साथ ले ही नहीं रही है, बल्कि कैबिनेट में भी हिस्सा दे रही है। मायावती या अखिलेश, गठबंधन का कौन कर रहा है उपयोग? मायावती का मामला अखिलेश यादव से थोड़ा अलग है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव को गठबंधन की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती हमेशा गठबंधन से फायदे में रहती हैं। सिर्फ 2007 में मायावती ने अपने बूते यूपी में सत्ता हासिल की थी, तब उनकी सोशल इंजीनियरिंग की खूब चर्चा हुई थी। मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोटों का गठजोड़ किया और सफल भी रही, लेकिन 2017 में उनका दलित मुस्लिम प्रयोग पूरी तरह फेल रहा। हालांकि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन मायावती के लिए बहुत फायदेमंद रहा। 2019 के चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, फिर भी मायावती ने ये कहते हुए गठबंधन तोड़ा कि बीएसपी को समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुए तो मायावती ने ऐसा क्या कमाल किया कि 5 साल में उनकी सीटें 0 से 10 तक पहुंच गई, जबकि सपा 2014 की ही तरह 2019 में भी 5 सीटों पर ही सिमटी रही। ऊपर से डिम्पल यादव को हार का दर्द भी झेलना पड़ा। मायावती के घर पर बीजेपी का कब्जा। बसपा को छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को अगर योगी कैबिनेट में देखा जाए तो ब्रजेश पाठक, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, संजय निषाद, दिनेश प्रताप सिंह और मनोहर लाल मन्नू को पहले ही योगी कैबिनेट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अब यानी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा खेल खेलकर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और अनिल कुमार को अपने में शामिल करके कैबिनेट में जगह दिया और ब्रजेश पाठक तो योगी कैबिनेट में डिप्टी सीएम के पद पर पहले ही थे। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी किस तरह से बसपा नेताओं को अपने में शामिल करके यूपी में अपनी सियासी पिच मजबूत करने में लगी है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।